स्वागत है बच्चों। मैं अनिल कुमार सिंह और सहायक अध्यापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पचनी की। बच्चों, हम अध्याय 4 जात धर्म और लैंगिक मसले का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पहले वीडियो में लैंगिक मसले और राजनीति भाग 1 का अध्ययन किया। दूसरे वीडियो में धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति भाग 2 का अध्ययन किया। आज हम जाति और राजनीति भाग 3 का अध्ययन करेंगे। आज जो हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे वो है जातिगत असमानता, जिसके अंतर्गत भारत में जातिगत विविधता, जातिगत असमानता और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 55वां दौर 1999-2000 का अध्ययन करेंगे। नंबर दूसरा इसमें रहेगा राजनीति में जाति, और नंबर तीसरा जाति के अंदर राजनीति। शिक्षा बिंदु प्रारंभ करने से पहले पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न हो जाएं बच्चों। हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? धर्मों के लिए बच्चों। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? वर्णों के लिए। तिवारी, यादव, सिंह, वर्मा, ये जितने भी संबोधन हैं ये किनके लिए प्रयुक्त होते हैं बच्चों? जातियों के लिए। जाति और राजनीति के बारे में आप क्या जानते हैं? आज हम अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले के अंतर्गत जाति और राजनीति भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जो राजनीति में सामाजिक विभाजन की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की अभिव्यक्ति है। आज हमारा प्रकरण है जाति और राजनीति भाग 3। जाति और राजनीति भाग 3। लिंग के आधार पर महिला और पुरुष में पहले से चली आ रही रूढ़ छवियों और सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर भेदभाव क्या कहलाता है? लैंगिक असमानता बच्चों। धर्म के आधार पर लोगों से यदि हम भेदभाव करें तो क्या कहलाएगा? वो धार्मिक असमानता। जातिगत असमानता के बारे में आप क्या जानते हैं? हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है जातिगत असमानता। जातिगत असमानता। जातिगत असमानता है क्या बच्चों? जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ देखा जाए तो भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। आप अन्य देशों में जाएंगे तो वहां पर धर्म आधारित विभाजन तो है, लेकिन जाति आधारित विभाजन आपको नहीं मिलेगा। यह सिर्फ भारत में ही उपलब्ध है। समानता देखा जाए तो अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। पेशा यानी हमारा व्यवसाय, हम जो भी व्यवसाय करते हैं वो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाता है बच्चों। जाति व्यवस्था भारत में सभी समाजों में जो सामाजिक असमानताएं और श्रम का विभाजन सदैव विद्यमान रहता है, इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है बच्चों। समझिए इस बात को कि जाति व्यवस्था भारत में सभी समाजों, चाहे जिस समाज में हो, चाहे जिस वर्ण में हो, जाति व्यवस्था भारत में सभी समाजों जो सामाजिक असमानताएं और श्रम का जो विभाजन सदैव विद्यमान रहता है, इसका एक अतिवादी बच्चों कहीं ना कहीं स्थायी रूप है। जाति व्यवस्था में पेशा जैसे विभाजन को वंशानुगत रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। सुनार का बेटा सुनार, लोहार का बेटा लोहार, टीचर के लिए बेटा जा रहा है अपना व्यवसाय। किराना स्टोर जो खुला हुआ है उसमें कोई ना कोई उसका बच्चा है, उसको देख रहा है। मतलब एक परंपरा चली आ रही है कि वो पेशा जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप जो है स्थानांतरित होता चला जाता है। एक जाति समूह के लोग
एक या मिलते जुलते पेशों में साथ साथ होते हुए एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कुम्हारों की बस्ती तो कहेंगे जो बर्तन बना रहे हैं वो सब कुम्हार 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 हो जाएंगे वहां पर। मतलब एक कहीं ना कहीं एक समूह बना दिया जाता है और उसके आधार पर कहीं ना कहीं समुदाय की पहचान होने लगती है या समूह की पहचान होने लगती है। जाति व्यवस्था में और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे आपस में शादी और खान पान का संबंध रहता है। अन्य जात समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है और ना ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पांत या पंगत में बैठकर दूसरी जात के लोग भोजन कर सकते हैं। ये भारत में ही है। अगर कोई अन्य जात के लोग घुसेंगे उनके खान पान में तो विरोध कर देते हैं। इस बात को हम भारत की सामाजिक और जात समूह की विविधता से समझ सकते हैं। बच्चों, मैंने इससे पहले वीडियो में भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसी तरह से यहां पर भारत की सामाजिक और जातिगत विविधता भी है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है बच्चों, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो जिस तरह सभी लोगों के धर्मों को अंकित किया जाता है, उसी तरह SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जातियों के लोगों का विवरण भी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूह जो मैंने आपको बताया कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति, इनकी जो गिनती है बस अलग से दर्ज की जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज हैं बच्चों। इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया। अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, समानता वो हिंदू जातियां ही आती हैं बच्चों, जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। वो सभी लोग इन्हीं अनुसूचित जातियों में आते हैं। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं बच्चों, और जिनका बाकी समाज से ज्यादा कोई मेलजोल नहीं था। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का जो हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था बच्चों। यहां पर मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, आप उस चार्ट को ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर हिंदुइज्म में बात की जाए तो SC ST OBC और फॉरवर्ड या अन्य अदर कास्ट जो है उसका एक मैंने डायग्राम यहां पर दिया है। इस तरह इस्लाम, इस तरह से जो है आपका ईसाई धर्म, इस तरह सिख, जैन, बुद्धिज्म, सारे धर्मों को यहां पर विवरण आपको मिलेगा। अगर हम देखें कि देश में टोटल SC कितने हैं तो वह है 19.7%, ST कितने हैं 8.5%, OBC कितने हैं 41.1%, और जो अन्य लोग हैं जिनमें सवर्ण बिरादरी आती है जातियों में वो 30% का डाटा आपके सामने आएगा बच्चों। अब इस विविधता का अध्ययन का तात्पर्य क्या है? वर्ण व्यवस्था अन्य जात समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की एक अवधारणा पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था को आप NCERT में परिभाषित किया गया है कि जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप में उससे नीचे। इसी को वर्ण व्यवस्था कहा गया। अब देखा जाए जो ये भेदभाव समाज में आपको मिलता है, भेदभाव को समाज से दूर करने हेतु बहुत सारे महापुरुषों ने प्रयास भी किए, जैसे ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार रामास्वामी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो प्रयास हैं वो आज भी हमारे सामने हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था में बच्चों भारी बदलाव देखने को मिलता है।
आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता, शिक्षा का विकास, पेशा चुनने की आजादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव बच्चों दिखाई देता है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का कहीं ना कहीं एक आधार तय किया। हमारे संविधान में कुछ धाराएं जोड़ी गई जहां पर छुआछूत को जो है कहीं ना कहीं निषिद्ध किया गया, उसको मना किया गया, अपराध माना गया अगर कोई ऐसा करता है समाज में। जाति व्यवस्था में कुछ जातियों को लाभ की स्थिति में तो कुछ को दबा कर रखा गया। इसी कारण अगड़ी जात के लोगों का अनुपात असमान रूप से ज्यादा है और जाति और आर्थिक हैसियत में संबंध इसी स्थिति का कारण बनते हैं। अब बच्चों अगर बात की जाए कि जाति और आर्थिक हैसियत क्या है, एक सर्वेक्षण हुआ था, हम इसको बोलते हैं जातिगत असमानता और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 55वां दौर 1999-2000। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जातियां हैं और शहरी क्षेत्र में कितने लोग हैं और कौन गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है, इसका एक डाटा लिया गया था। देखा जाए तो जाति आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार भी है, क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती थी। वर्तमान में जाति पर आधारित असमानताएं तो गैर कानूनी हो गई, पर सदियों से जो स्थिति बनी हुई थी उसका असर अभी भी बच्चों हम महसूस कर सकते हैं। आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औसत से कहीं देखा जाए कि औसत आर्थिक हैसियत अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है। कैसे? जो अमीर थे वो आज भी अमीर हैं, जिनको पढ़ने का पहले भी मौका मिलता था उनको आज भी मिल रहा है, जो पहले भी अगड़े थे वो आज भी हैं और जो पहले पीछे थे वो आज भी पीछे बने हुए हैं। वैसे हर जात में गरीब हैं, पर भारी दरिद्रता में जीवन निर्वाह करने वालों में ज्यादा संख्या निचली जातियों की होती है। ऐसा नहीं है कि जो सवर्ण जातियां हैं, जो अगड़ी जातियां हैं, ये लोग दरिद्र नहीं हैं, ये भी दरिद्र हैं, लेकिन इनका अनुपात बहुत कम मिलता है। सभी जातियों में अमीर हैं, पर ऊंची जातियों में अमीरों का अनुपात अधिक है और गरीबियों का अनुपात कम। भारत में गरीबी बहुत व्यापक है, किंतु बहुत तेजी से कम भी हो रही है। अनुमान है कि विश्व की संपूर्ण गरीब आबादी का तीसरा हिस्सा भारत में है। योजना आयोग के साल 2009-10 के गरीबी आंकड़े बच्चों कहते हैं कि पिछले 5 साल के दौरान देश में गरीबी 37.2% से घटकर 29.8% आ गई। अखिल भारतीय स्तर पर अगर 2011-12 का डाटा देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यहां पर 972 प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय गरीबी रेखा का एक आधार माना गया है। बच्चों मूल्यांकन करते हैं इसमें, जो हमने प्रकरण पढ़ा भी, कि अखिल भारतीय स्तर पर 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय कुल कितना निर्धारित था? 927 रुपए। अखिल भारतीय स्तर पर 2011-12 में शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय कुल कितना निर्धारित था बच्चों? 1407 रुपए। अब अगले शिक्षा बिंदु को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न हो जाएं। एक ऐसा विश्वास या विचारधारा जिसके अनुसार एक धर्म से ताल्लुक रखने वाले सभी लोगों के सामान्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित एक होते हैं और ये हित दूसरे धर्म से जुड़े लोगों के हितों से अलग होते हैं। हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? सांप्रदायिकता। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चीजें बताई थी बच्चों। अब अगला प्रश्न है बच्चों आपसे कि जब धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे करने लगी तो राजनीति में इस तरह धर्म को जोड़ना ही कैसी राजनीति कहलाती है? सांप्रदायिक राजनीति। राजनीति में जाति या जातिवादी राजनीति के बारे में आप बच्चों क्या जानते हैं? तो अगला हमारा शिक्षा बिंदु रहेगा वो है
राजनीति में जाति। जाति हमारे जीवन का एक पहलू है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही नहीं है। राजनीति में जाति, यदि इसके चिंतन पद्धति को हम समझें, जब हम कहते हैं कि राजनीति में जातिवाद क्या है, जातिवादी व्यवस्था क्या है, अगर इसको हम देखें तो जातिवादी भी कहीं ना कहीं जाति को सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार मानते हैं। एक जात के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उन सभी के हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जात के लोगों से उनके हित का कोई मेल नहीं होता है। मैंने धर्म वाली जो आपसे प्रश्न किया था कि सांप्रदायिकता क्या है, इसीलिए किया था। जिस तरह सांप्रदायिकता में धर्म को आधार माना जाता है, तो यहां पर जाति को आधार माना जाता है। जिस तरह वहां पर धर्म या समुदाय जो है एक विशेष राजनीतिक व्यवस्था से ओतप्रोत होता है या उनका एक ढांचा अलग हो जाता है, उनकी सोच अलग हो जाती है, उसी तरह से यहां पर जातिवादी व्यवस्था में भी आपको यही चीजें देखने को बच्चों मिलती हैं। यदि हम अवधारणा की बात करें कि राजनीति में जाति के रूप में कहते हैं कि चुनाव जातियों की खेल के रूप में होता है, एक अवधारणा बनाई जाती है मन में। अगर हम इसकी बात करें तो कैसे हम समझेंगे इसको? हम देखते हैं कि जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं ताकि चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल सके कि वहां पर किस जात के लोग ज्यादा हैं, हम उसी जात को उम्मीदवार खड़ा करते हैं। उम्मीदवार हेतु समर्थन हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा जातिगत भावनाओं को उकसाया भी जाता है कि आपकी जात का व्यक्ति खड़ा है, आप उसको वोट देकर के जिताइए। आपकी जात का व्यक्ति है, वही आपका भला कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। बहुत सारी ऐसी भावनाएं उकसाई जाती हैं और इस तरह से कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित किया जाता है। राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता से उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। ये जो गोलबंदी हो रही है, तो जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजातियां हैं, इनके लोगों को भी कहीं ना कहीं शासन में, सत्ता में पहुंचने का अवसर मिला। अगर ये गोलबंदी ना हो रही होती तो उनको अवसर नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि चुनाव जातियों के खेल के रूप में हो रहा है। अवधारणा है ये। और दूसरी अवधारणा भी है इसी की। वो अवधारणा क्या है कि राजनीति में अगर देखा जाए कि जातियों के खेल से चुनाव में जीत नहीं होती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं, एक ये भी अवधारणा है। कुछ लोग मानते हैं कि जितने भी चुनाव हो जातियों के आधार पर ही जीते जाते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि जातियों के खेल से चुनाव में कोई जीत नहीं होती है। कैसे? अब थोड़ी इसको समझते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को एक जाति या एक समुदाय से अधिक लोगों का भरोसा प्राप्त करना पड़ता है। अगर चुनाव आपको लड़ना है तो सिर्फ आप अपनी जात से ही वोट नहीं पा जाएंगे, अन्य भी आपको वोट जो है करेंगे। कहीं ना कहीं आपको उनका भरोसा भी बच्चों जीतना होगा। यदि आप अपने जात के लोगों का भरोसा जीत लें तो जरूरी नहीं कि आप चुनाव जीत जाएं। समाज में अन्य लोग भी हैं, उनको भी आपको कहीं ना कहीं विश्वास में लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी निर्धारित जात के लोगों को बहुमत नहीं होता है। किसी एक जात या समुदाय के सभी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को वोट नहीं देते, बल्कि कुछ अधिक संख्या में वोट देते हैं। वोट बैंक का अर्थ देखा जाए तो अधिकतर लोग हो सकता है, सभी लोग नहीं हो सकते। यदि किसी चुनाव क्षेत्र में किसी विशेष जात की बहुसंख्या होती है तो सभी दल उसी जात का उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं एक ही जात के कई उम्मीदवार हो जाते हैं तो कहीं किसी जात का एक भी उम्मीदवार बच्चों नहीं होता है।
सत्तारूढ़ दल की हार जीत से भी यह बात सिद्ध होती है कि यदि केवल जातियों की ही राजनीति होती तो एक बार जीत के बाद कभी पार्टियां हारती ही नहीं, कभी उम्मीदवार हारता ही नहीं, क्योंकि उनके जात के लोग तो वहां बने हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सत्ता बार बार बदलती रहती है बच्चों। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि चुनाव में जात की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी पूर्ण असरदार होते हैं। मतदाता जात के साथ साथ अपने राजनीतिक दल से भी जुड़ाव रखते हैं। एक ही जात व समुदाय अलग अलग राजनीतिक दलों को वोट देते हैं। सरकार द्वारा काम करने का तरीका व नेताओं की लोकप्रियता भी मतदाताओं को प्रभावित करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चुनाव में जाति का कहीं लेना देना नहीं है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम जात के आधार पर चुनाव को प्रभावित नहीं। दोनों जो अवधारणाएं हैं वो दोनों पक्षों अवधारणाएं यहाँ पर सही बैठती हैं। थोड़ी जो भी पैटर्न हमने अध्ययन किया शिक्षा उसका थोड़ी सा अध्ययन करते हैं कि जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है। ऐसा क्यों? ताकि चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल सके। सरकार द्वारा काम करने का तरीका व नेताओं की लोकप्रियता भी मतदाताओं को किस कार्य हेतु प्रभावित करती है बच्चों? सरकार द्वारा काम करने का तरीका व नेताओं की लोकप्रियता भी मतदाताओं को वोट देने हेतु प्रभावित करती है। अगले शिक्षा बिंदु को प्रारंभ करने से पहले कुछ प्रश्न है बच्चों कि उम्मीदवार हेतु समर्थन हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां द्वारा कैसी भावनाओं को उकसाया जाता है? जातिगत भावनाओं को। जब राजनीति में जाति पर जोर देते हैं तो कैसी अवधारणा उत्पन्न होती है बच्चों? जाति और राजनीति के संबंध की। जाति के अंदर राजनीति के बारे में आप क्या जानते हैं? अगला जो हमारा शिक्षण बिंदु है बच्चों वो है जाति के अंदर राजनीति। क्या है बच्चों जाति के अंदर राजनीति? राजनीति में जाति के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जाति के अंदर की राजनीति भी देखा जाए तो बच्चों अधिकतर महत्वपूर्ण होती है। किस तरह से? राजनीति जातियों को लक्ष्य बनाकर जाति व्यवस्था और जाति पहचान को प्रभावित करती है। राजनीति जातियों को पहले लक्ष्य बनाती है कि वहां पर कितने जातियों के लोग हैं, किस जाति की कितनी संख्या वहां पर है, उनका आधार क्या है, उनको वहां से कितना वोट मिल सकता है। इसके आधार पर फिर राजनीति प्रारंभ की जाती है दलों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती है वरन जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। पहले हम क्या बिंदु पढ़ रहे थे कि राजनीति में जाति महत्व है उसका, लेकिन अब जाति के अंदर राजनीति हो रही है। जैसे अनुसूचित जात में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी जात के लोग वहां पर कितने हैं? छत्रियों में बहुत सारे लोग मान लो कि यहां पर इस जगह पर उपस्थित होंगे इस जिले में, लेकिन यहां पर किस जाति के कितने छत्री, कितने सेंगर, कितने भदौरिया, कितने गौर, कितने क्या, इस तरह से यहां पर जब कोई पर्टिकुलर एक स्थिति का आकलन किया जाने लगता है, एक डाटा इकट्ठा किया जाता है, तो वहां पर जाति के अंदर राजनीति प्रारंभ हो जाती है। अब यदि हम बात करें बच्चों कि इसका रूप क्या हो सकता है जाति के अंदर का? प्रत्येक जाति स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहती है, इसलिए पहले वो अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या निम्न बताकर अपने से अलग रखना चाहती थी, वह अब उन्हें अपने साथ लाने की भरपूर कोशिश करती है बच्चों। कोई एक जाति सत्ता पर नियंत्रण नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने हेतु संवाद और मोलतोल का प्रयास करती है। अब राजनीति में जाति के अंदर अगड़ा और पिछड़ा जैसी अवधारणाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं जाति के अंदर राजनीति के रूप को व्याख्यात करते हैं या उनकी व्याख्या करते हैं। ये इनका रूप है।
कुछ परिस्थितियों में राजनीति में जातिगत भिन्नताओं और असमानताओं ने वंचितों के लिए सत्ता में हिस्सेदारी का भी बच्चों रास्ता तैयार किया है। केवल जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगी। इससे भ्रष्टाचार, गरीबी आदि जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान हटता है कि यह बच्चों जाति के अंदर जो है कहीं ना कहीं राजनीति का इसका रूप है। अब तक बच्चों हम लोगों ने क्या समझा? जातिगत असमानता के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने भारत में जातिगत विविधता, जातिगत असमानता और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 55वां दौर 1999 और 2000 का अध्ययन किया। इसके पश्चात राजनीति में जाति, इसमें हमने दो अवधारणाओं का अध्ययन किया। पहले हमने समझा कि राजनीति में जाति से क्या तात्पर्य है, और पहली जो अवधारणा थी कि राजनीति में जाति के रूप यानी चुनाव जातियों के खेल के रूप में, और दूसरी थी कि जातियों के खेल से चुनाव में जीत नहीं होती है। इन दोनों अवधारणाओं को हमने समझा। जाति के अंदर राजनीति, इसके अंतर्गत हमने पहले इसको समझा और साथ ही साथ जाति के अंदर राजनीति के क्या रूप हो सकते हैं हमने इसके बारे में बच्चों अध्ययन किया। बच्चों गृह कार्य नोट करें। जातिगत असमानताओं से आप क्या समझते हैं? वर्णन करो, यह पहला प्रश्न है। दूसरा, आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है। आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है। इस कथन पर टिप्पणी लिखो, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा, जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने वाले दो समाज सुधारकों के नाम बताइए। मैं गृह कार्य को हटा रहा हूं बच्चों अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसलों में हमने पहले भाग का अध्ययन किया, लैंगिक मसले और राजनीति भाग 1, धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति भाग 2 हमने दूसरे वीडियो में अध्ययन किया, और यह अंतिम वीडियो है जाति और राजनीति भाग 3। इसके पश्चात अध्याय 5 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।